हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटेक एजुकेशन में। और मैं गौरव शर्मा। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक बताइए। और इसमें बहुत अहम रोल है जो पीडीएफ बनाने का, वो मनीष यादव का बहुत अहम रोल है। तो उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और चलते हैं, आज जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा, जो हमारी सेकंड टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। आज जब हमारा एग्जाम होता है तो कभी कभी पूछ लेता है कि आप एजम्पशन बताइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। तो पहले हम एजम्पशन देख लेते हैं क्या क्या एजम्पशन होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा, पहला एजम्पशन है एजम्पशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं। कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं? सबसे पहला मानता दिया है कि यदि कोई काट जो नमन से पहले समतल में है और नमन के बाद भी समतल रहेगी। समझेगा? जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई बीम है, या ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई बीम है, यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन आपको बना के दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी। ये है, यहाँ से हमने लोड लगाया तो ये इस तरह से क्या होगी? ये बेंड होगी। ये इस तरह से क्या होगी? हमारी बेंड होगी, या मतलब झुकेगी। चलिए, ये तो बेंड हो गई। मगर जो ये प्लेन है पहले भी समतल में था और बेंड होने के बाद भी क्या हुआ? समतल हुआ। तो वही कह रहा है कि यदि कोई काट जो नमन से पहले समतल में है, नमन के बाद भी क्या बना हुआ है? लोड लगने के बाद समतल में है। क्या है? समतल में। ठीक। कंक्रीट तथा प्रबलन इस्पात पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। जैसे इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो हमारी कंक्रीट होती है और जो हमारी स्टील होती है, ये एक दूसरे में क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। ठीक, ये जेम्स में माना गया है। आगे देखते हैं, यह विधि प्रत्यास्था प्रत्यास्था के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यास्था सिद्धांत मतलब इलास्टिसिटी। जैसे अगर लोड लगाएंगे तो दबेगी, जैसे लोड हटाएंगे तुरंत क्या हो जाएगी? पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है किसमें? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। जबकि होता क्या है एक्चुअल? जब हम लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो हमारी सेक्शन होती है वो प्रत्यास्थ नहीं होकर बल्कि क्या होती है? प्लास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंक्रीट होती है वो हेट्रोजिनियस मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ठीक। तो यही बात कहा है कि यह विधि प्रत्यास्थ के सिद्धांत पर आधारित है तथा यह माना जाता है, क्या माना जाता है? कि इस्पात तथा कंक्रीट दोनों प्रत्यास्थ है, मतलब दोनों क्या है? इलास्टिक है, जो हुक के नियम का पालन करते हैं। हुक ने क्या बताया? जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन के क्या होते हैं? समानुपाती। आप पढ़े होंगे इस सब में, थर्ड सेम में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल सिंपल चीजों को देखना है कि पहले, कि अगर हमारी कोई काट है नमन के पहले और नमन के बाद भी समतल रहेगा। कंक्रीट और स्टील क्या रहेंगे? पूर्ण रूप से बंधे होंगे। तीसरा, स्टील और कंक्रीट दोनों को क्या माना गया है? इलास्टिक माना गया है। ठीक, ये बात हो गई। आगे चलते हैं। यह इस विधि में पदार्थों को अनुग्रह प्रतिबल लिए जाते हैं। अनुग्रह प्रतिबल क्या होता है? इसे इंग्लिश बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? परमिसिबल स्ट्रेस। एक ऐसा स्ट्रेस या एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पर किसी सेक्शन की हम डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस में करते हैं। अगर वर्किंग में कर रहे हैं तो उसे वर्किंग में कहेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं एक मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पर किसी सेक्शन की डिजाइन हम क्या करते हैं? वर्किंग स्ट्रेस में करते हैं, उसे बोलते हैं अनुगेय प्रतिबल। उसे क्या बोलते हैं? अनुगेय प्रतिबल। ठीक, अनुगेय प्रतिबल। आगे देखते हैं, इस्पात को तनन प्रतिबल में, इस्पात को किसमें माना गया है? तनन प्रतिबल में। जबकि कंक्रीट को किसमें अच्छा माना गया है? संपीड़न प्रतिबल में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? संपीड़न प्रतिबल में लिया जाता है। तो स्टील कि किसमें हम काउंट करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस में। जबकि कंक्रीट को कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम लेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सीरियस कर लेते हैं।
चलिए, तो बात ये कर रहे थे कि जो हमारी स्टील होगी, स्टील को हम टेंसाइल स्ट्रेस पर, जबकि कंक्रीट को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस पर लेंगे। और क्या करेंगे, मापांक अनुपात, मापांक अनुपात जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो मान होती है 280 3 सिग्मा सीबीसी। अभी बताएंगे सिग्मा सीबीसी क्या होता है, कि हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है इन कंक्रीट इन बेंडिंग में, अभी आएगा, बात करेंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। एफएस का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। स्टील के लिए हम लेते हैं 1.78, जबकि कंक्रीट के लिए हम 3 लेते हैं। यहाँ आप समझिएगा, स्टील क्या होता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा हम मान के चलते हैं। ठीक है, जबकि कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये कहाँ बनाया जाता है, साइड बनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को इरेज करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इस पॉइंट का आप समझने का प्रयास करिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्रतिबल तथा विकृति आरेख क्या होते हैं, रैखिक होते हैं। क्या होते हैं, रैखिक होते हैं। मतलब कि इसमें जो डायग्राम बनेगा, जैसे ये हमारी कोई, हमने एक क्या किया, बीम लिया, हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने बीम बनाया और यहाँ पर हमने मान लीजिए सरिया दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो डायग्राम होगा, क्या होगा, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लीनियर बन रहा है। जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बन रहा है, स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो डायग्राम बनना, वो कैसा बनना, लीनियर बनना। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आराम से आप 7-8 पॉइंट को लिख लेंगे, दैट्स ओके हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, परमिसिबल स्ट्रेस, जिसका हिंदी में नाम है अनुगेय प्रतिबल। तो अभी मैं यही इसी की बात कर रहा था कि एक ऐसा प्रतिबल या ऐसा मैक्सिमम प्रतिबल जहां पर हम किसी भी सेक्शन की जो डिजाइन है वर्किंग स्ट्रेस में करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, कंक्रीट की चरम सामर्थ्य तथा सुरक्षा गुणांक के अनुपात को कंक्रीट का अनुगेय प्रतिबल कहते हैं। समझिएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी कंक्रीट होती है, ठीक, जो कंक्रीट होता है वो अल्टीमेट में फेल होती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो क्या होता है, उसके अंदर इल्डिंग नहीं आती, जबकि वो क्या था, जैसे लोड लगाते हैं वैसे वो अल्टीमेट पे जाता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था एसएम में, माइल्ड स्टील में, पहले हमारा क्या होता, जब लोड लगाते थे इलास्टिक, इलास्टिक के बाद हमारा क्या होता था, हमारा इल्डिंग, इल्डिंग के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होता था, तब हमारा क्या था, अल्टीमेट उसका फ्रैक्चर होता था माइल्ड स्टील में। ठीक है, Fe 250 माइल्ड स्टील में। जबकि कंक्रीट में ऐसा नहीं होता। कंक्रीट में क्या होता है, जैसे लोड लगाते हैं वैसे हमारा कहाँ पहुंच जाता है, अल्टीमेट तक पहुंच जाता है। आप पढ़े भी होंगे 3rd सेम में। ठीक, तो जैसे हम लोड लगाते हैं वैसे हमारा क्या होता है, इस तरह से अल्टीमेट में पहुंच जाता है। जबकि जबकि माइल्ड स्टील में क्या होता है कि आप देखते हैं कि इस तरह, फिर ऐसे होता है, फिर उसके बाद इस तरह को होता है। मतलब कि पहले हमारा क्या होगा, इलास्टिक, फिर हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर हमारा इल्डिंग, फिर लोअर, फिर उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर अल्टीमेट तक जाता है। ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कंक्रीट में क्या कहा गया, कंक्रीट की चरम सामर्थ्य, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सुरक्षा गुणांक, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अभी मैं जस्ट बात ही कर रहा था, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे कंक्रीट में, वो कितना लेते हैं, 3। कितना लेते हैं, 3। ठीक है, जबकि स्टील में हम कितना लेते हैं, 1.78 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.78। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 3 लेते हैं। क्यों 3 लेते हैं, क्योंकि जो हमारी कंक्रीट होती है वो जो कंक्रीट होती है वो कहाँ बनती है, कंक्रीट हमारी बनती है
साइड पर, इसलिए उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। जबकि स्टील क्या होती है, स्टील फैक्ट्री में बनती है, इसलिए उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब किस ग्रेड की कंक्रीट है, M15, M20, M25, M30, M35, M40। M का मतलब क्या होता है, मिक्स। M का मतलब मिक्स। मिक्स मतलब क्या है कि सीमेंट होगा, उसके बाद हमारा सैंड होगा, उसके बाद एग्रीगेट, इनका जो मिक्स होता है दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं। 15, 20, 25, 35 ये क्या होता है, ये हमारा होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसे बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ये क्या होता है, ये 28 दिन के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ मिलती है वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग, उसको किसमें दिखाया गया, सिग्मा CBC से। किसमें, सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC क्या नाम है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंप्रेशन। तो समझेगा M15 के बारे में। अगर हम M15 को लेते हैं तो M15 को हम क्या करते हैं, अभी मैं जस्ट बात कर रहा था जो कंक्रीट होती, कंक्रीट की चरम सामर्थ्य, चरम सामर्थ्य, और यहां भाग किससे देंगे, यहां भाग देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जब भाग देंगे तो जो चरम सामर्थ्य है कितना है, ये 15 है। कितना है, 15। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए कितना दिया गया है, सॉरी यहां पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कंक्रीट के लिए वो 3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 कैसे आया, क्लियर। कुछ नहीं करना है इसमें, सब में क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे। ठीक है, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे तो ये सारे डिजिट आपको आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कैसे हमारा आया सिग्मा CBC की वैल्यू। कुछ नहीं है, सिग्मा CBC जो हमारी ग्रेड है उसी हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिए, तो वो हमारी क्या आ गई है, वही हमारी आ गई सिग्मा CBC की वैल्यू। वही हमारी क्या आ गई है, सिग्मा CBC की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो ये अभी हम बात किसके लिए किए थे, ये हम बात किए थे कंक्रीट के लिए। ठीक है, ये बात हमने किया था कंक्रीट, और जाहिर सी बात ऐसे ही हम बात करेंगे किसके लिए, स्टील के लिए। ऐसी हम बात किसके लिए करेंगे, स्टील के लिए। तो स्टील के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्टील में होगा क्या, इसमें भी देखिएगा, इस्पात इस्पात कंक्रीट की पराभव सामर्थ्य, क्योंकि इसमें क्या लेंगे, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस को हम हिंदी में पराभव सामर्थ्य बोलते हैं। उसमें करते हैं क्या, सुरक्षा गुणांक से क्या करते हैं हम, मतलब भाग करके, और जो हमारी जो स्टील है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, उसका हम निकाल लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। तो समझेगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, कुछ नहीं करना है, जो यील्ड स्ट्रेस आएगा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तुम्हारा निकल चला आएगा। तो यील्ड स्ट्रेस इन स्टील फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। इस्पात में अनुगेय प्रतिबल, इस्पात की पराभव सामर्थ्य, वही पराभव सामर्थ्य मतलब यील्ड स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए ये चीज थोड़ा देखिएगा, जैसे यहां हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, जैसे वहां पर हमने देखा था सिग्मा CBC देखा था। ठीक है, जहां पर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग में देखा था, यहां पर हम किसके लिए देखेंगे, या उसमें हम किसके लिए देख रहे थे, कंक्रीट के लिए। किसके लिए, कंक्रीट के लिए देख रहे थे, जबकि इसमें हम किसके लिए देखेंगे, इसमें हम देखेंगे स्टील के लिए। कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें करेंगे क्या, जैसे एक हम बता दे रहे हैं उसके बाद आप समझ जाएंगे। जैसे हमें निकालना Fe 250 के लिए, Fe 250 के लिए निकालना है, तो हमारा जो यील्ड स्ट्रेस है वो कितना है, 250, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78। जब इसको भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 140। कितना, 140। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो डाया होगी, जो स्टील की जो डाया होगी वो 20 mm से क्या होगी, कम या बराबर होगी। ठीक है, यहां पर अगर 20 mm से ज्यादा होगा तो इसके लिए हम 130 मान लेंगे। ठीक है, तो ये निकल कर हमारा चला आया, इसे माना गया है।
अब देखिए आपको याद है क्या करना, एफई 415, अगर एफई 415 तो 415 1.78 भाग दे देंगे 230 आ जाए, कितना आ जाएगा 230। और एफई 500 है तो इसमें भाग 500 में क्या करेंगे 1.78 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। ठीक है, ये बात होती है किसमें, टेंशन में। तो ज्यादातर हम यूज इसी में करते हैं टेंशन में। जब हम कॉलम पढ़ाएंगे कॉलम में, तो कॉलम में इस चीज को माना जाता है। अगर हम एफई 250 करते हैं तो 130 आता है, अगर यहाँ पर 415 का यूज करते हैं तो 190 आता है, और 500 के लिए हम क्या करते हैं कंप्रेशन में कोई यूज नहीं करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए लिखा क्या है, जब क्रीप जब क्रीप को आंशिक रूप से लिया जाता है, आंशिक मतलब पार्सली रूप से लिया जाता है, तो इसका जो फार्मूला होता है 280 3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी क्या अभी बात की है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंप्रेशन। ठीक, तो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग हमने परमिसिबल स्ट्रेस ले लिया था। ठीक है, कुछ नहीं किए थे, जैसे M15 है तो 3 से हमने क्या किया भाग देकर निकाल लिया था। अगर हमें स्टील का निकालना था तो जैसे Fe 250 हमने किससे भाग दे दिया था, हमने भाग दिया तो 1.78 का, जिसमें हमारा 40 आया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट अभी जस्ट बात किए हैं, M15 M20 M25 M30 M35 M14, इसके लिए 3 3 से भाग दिए हैं, अभी इसके बारे में चर्चा हो ही गया है। ठीक, अब देखिए m का मान कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है 280। अब देखिए किस ग्रेड का निकालना, जैसे अगर हमें निकालना M20 का तो M20 का मान कितना होगा 7, क्या होगा 7। अब इससे क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है m का, तो यहाँ 3 से गुणा भी होगा ना, ये 3 3 और ये, अब इससे भाग दे देंगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। अब आप आगे भी समझिए और के लिए, जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं M15 का, तो M15 के लिए M15 के निकालना चाहते हैं 280 3 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो 280 में जब 15 से भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए 280 में 15 का 15 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया, ये 1 हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, 120 लगभग लगभग हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा M15 के लिए तो हमें मान लेते हैं 13 है। ठीक है, कितना 13, कुछ नहीं करना, 280 और 15 से हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम भाग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, कैलसी लिए रहना, कैलसी से क्या करना है, आपको भाग देना है, आसानी से आपको क्या हो जाएगा भाग वहां हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जो आ रही है 280 में जब हम 15 से भाग दे रहे हैं तो ये हमारी अप्रॉक्स आ रही है, यहाँ पर 8 होगा, ये लिखने में मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई तो सही किए थे बट यहाँ लिखने में 4 लिख दिए थे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 18, ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मतलब बाई मिस्टेक मुझसे हो गया था। चलिए ये बातें आपको हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, यही पॉइंट हम देखेंगे जो आज का हमारा लास्ट होगा। ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं टोटल इक्विवेलेंट एरिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं समतुल्य क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए हमने कोई बीम है, तो इस पर क्या होगा कंक्रीट भी होगी और सरिया भी होगी। तो अगर यहाँ पे कोई लोड लगाएंगे, क्या करेंगे कि कोई लोड लगाएंगे तो इस लोड को क्या करेगा दोनों वियर करेंगे। मतलब कौन कौन वियर करेगा, एक हमारी कंक्रीट और एक हमारी स्टील, कौन कौन कंक्रीट और स्टील दोनों क्या करेगी लोड को बियर करेगी। तो अभी हम पढ़े थे जो स्ट्रेस बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मान लीजिए हमें निकालना हो ये फोर्स, तो स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक,
अगर कंक्रीट का निकालना हो तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे, स्टील की निकालना तो यहाँ एस कर देंगे। कुछ नहीं करना, कंक्रीट करना तो सिग्मा सी ए सी बराबर है क्या हो जाएगा, पी सी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या स्टील का निकालना हो तो सिग्मा एस इंटू एस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर किए हैं। ठीक है, ये मिलाकर टोटल हो गया। अब आईएस कोड रिकमेंडेशन में क्या कहा कि जो आईएस 456/2000, अगर आप कोड नहीं लिए हैं तो आप कोड ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह बताया गया कि स्टील और कंक्रीट को परफेक्ट बॉन्डिंग माना गया, मतलब इनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा। इलांगेशन आप पढ़े होंगे सब में कि जो कंक्रीट का और जो स्टील का जो इलांगेशन होगा वो एक समान होगा। क्या होगा, एक समान माना गया। इलांगेशन के लिए पीएल अपान ए, फार्मूला क्या होता है, पीएल अपान ए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, कंक्रीट का, तो पी सी एल सी बटे ए सी इंटू ई सी। ठीक, ये किसके लिए होगा, कंक्रीट के लिए। स्टील के लिए निकालेंगे सिंपल पी एस एल एस ए एस इंटू ई एस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर एक बात को समझने वाली बात है कि जो दोनों की लंबाइयां होंगी, मतलब दोनों जो इलांगेशन होगा वो समान होगा। जब समान होगा तो जो हमारा यहाँ पर एल सी और एल एस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, एक समान रूप से बढ़ेंगे। ठीक, बचा क्या हमारा, तो यहाँ बचा पी सी ए सी ई सी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, पी एस ए एस और ई सी, ये आ गया। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से थोड़ा सा हम बताते चल रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक। यहाँ पर अब समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर चीजों को समझिए, यहाँ से और यहाँ पर चीजों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या आपको है, यहाँ पर पी सी ए सी ई सी हो गया, पी एस ए एस ई एस हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जैसे अभी हम पढ़े थे स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपने कहा हाँ सर फोर्स अपॉन एरिया। अगर मान लीजिए हमें कंक्रीट का निकालना तो यहाँ पर क्या कर दिए, ये कर दिए। स्टील का निकालना था, कुछ नहीं था, पी एस ए एस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि जो पी सी ए सी इसके स्थान पर सिग्मा सी रख सकते हैं। आपने कहा हाँ सर रख सकते हैं, इसके स्थान पर आपने कहा सर रख सकते हैं, इसी अपने स्थान पर, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, सिग्मा एस और ई एस। आपने कहा सर रख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सिंपल चीज़ है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इसको इरेज करके यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सिग्मा सी ई सी बराबर सिग्मा एस ई एस। कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ई एस इंटू ई सी बराबर सिग्मा एस और इसका इधर हो जाएगा सिग्मा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। या अगर नहीं करने का मन है तो इसको ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। देख लीजिए सिंपल, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो ये इसके स्थान पर आ गया ई एस और यहाँ पर क्या हो गया ई सी, वही बात हुई। अब इसको इधर ला दो, सिग्मा एस सिग्मा सी, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, तो ये कर दिए यहाँ पर, देख लीजिए। ठीक, अब देखिए अभी आप जस्ट पढ़े थे ई एस अपान ई सी को, अगर एम पढ़ेंगे मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है कि मॉड्यूलर रेशियो ऑफ स्टील और मॉड्यूलर रेशियो ऑफ कंक्रीट, इसको हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम। ठीक है, मतलब ई एस अपान ई सी, मतलब कंक्रीट का मॉड्यूलर रेशियो और स्टील के मॉड्यूलर रेशियो का अनुपात को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, देख लीजिएगा दिख रहा है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं एम। बस देख लीजिएगा, कुछ नहीं, सिंपल है, दिखना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, इधर इधर कल गुड़ा किए हैं, बस इतना चीज समझ जाए, गुड़ा किए हैं बस। ठीक है, तो जो ई एस अपान ई सी को हमने क्या कहा, एम मॉडल रेशियो माना, ई एस अपान ई सी को कुछ नहीं किया है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर, तो हमने माना है सिग्मा एस सिग्मा सी और सिग्मा सी बराबर एम, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको हम सारा चीज़ को इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, कुछ नहीं करना है। अब हमें निकालना क्या है, अब ये दो चीज़ें हो गया, इसका हो गया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमारा आ गया ई एस अपान ई सी, सिग्मा एस अपान सी की, तो हमने क्या किया कि ई एस अपान ई सी के स्थान पर हमने क्या मान लिया है, एम मान लिया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमको ये निकालना है, तो इसका गुणा इसमें कर दें, यहाँ पर सी होना चाहिए, भाई मिस्टेक हो रहा है ये। तो अगर हमें ई एस सिग्मा एस निकालना तो एम इंटू सिग्मा सी हो जाएगा। ठीक, अगर
हमें क्या निकालना है, सिग्मा सी, तो सिग्मा सी निकालना होगा, सिग्मा सी इंटू एम बराबर सिग्मा एस। अगर हमें सिग्मा सी निकालना है तो सिग्मा एस में क्या करें, एम का भाग दे दें, क्या करें, एम का भाग दे दें, कुछ नहीं है, सिंपल। इसका अगर इसको निकालना है तो इधर से कर दें, सिग्मा एस आ गया। अगर सिग्मा सी निकालना है तो वो नीचे आ जाएगा। अब समझिए, समझिए, ये दो दो पॉइंट क्लियर हो गया। देखिएगा, इक्विवेलेंट स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे हम बात किए थे वहां पर आया था P बराबर हमारा क्या था, वहां पर दिख रहा है आपको, हाँ, P बराबर हमारा क्या था, ए सी सिग्मा सी प्लस ए एस और सिग्मा एस, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब हमें करना क्या है, हमें यही इसको रख दे रहे हैं सिग्मा सी। अब यहाँ पर एक बात को हमें समझना है, ए सी हमें रखना किसके स्थान पर है, सिग्मा एस के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एम इंटू सिग्मा सी। तो इसको रहने दे रहे हैं एम इंटू सिग्मा सी, मतलब सिग्मा इसके स्थान पर हमने क्या रखा, कुछ नहीं, सिंपल एम इंटू सिग्मा सी रख दिया। क्या रख दिया, एम इंटू सिग्मा सी रख दिया। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब देखिए कॉमन क्या है, सिग्मा सी और सिग्मा सी कॉमन, तो सिग्मा सी कॉमन निकाल लिए, ए सी प्लस एम ए एस, ये हो गया, ये हुआ, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, समझने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। आप समझिएगा, जो ये वाला टर्म्स है, मतलब ए सी प्लस एम ए एस, इसको क्या बोला गया, इसको हमने बोला टोटल इक्विवेलेंट एरिया, टोटल इक्विवेलेंट एरिया, क्या बोले, टोटल इक्विवेलेंट एरिया बोले। अब इसको, इस टर्म को, इसको हमने क्या बोला, टोटल इक्विवेलेंट एरिया बोला। उसके बाद समझने वाली बात, मतलब इस पूरे टर्म को हमने क्या बोला, टोटल इक्विवेलेंट एरिया। और इसको अगर हमने लिया, इसको एम ए एस को, इसको एम ए एस को, इसको क्या बोले, टोटल या इक्विवेलेंट एरिया इन स्टील इन टर्म्स ऑफ, तो हाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, टोटल एरिया ऑफ स्टील, स्टील टर्म्स ऑफ, ठीक, टर्म्स ऑफ। इसको हमने क्या किया है, टर्म्स ऑफ मतलब इसको, समझने वाली बात है, कुछ नहीं, सिंपल ए सी प्लस एम ए एस को हमने क्या कहा, टोटल इक्विवेलेंट एरिया कहा। और केवल उस वाले पार्ट को हमने क्या किया, टोटल एरिया इन स्टील इन टर्म्स ऑफ, ठीक, समझ में आ गया। इस वाले पोर्शन को हमने स्टील के टर्म से लिया और ये हमारा टोटल एरिया हो गया। समझ लीजिए यहाँ पर लिखा क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, सिग्मा ये वाला पोर्शन आपको बता ही दिया, ये बता ही दिया, दोनों समझने वाली बात है। इस पूरे टर्म को लिखा ना, ए सी एम एम सिग्मा ए एस, इसको बोला गया टोटल इक्विवेलेंट एरिया, मतलब टोटल बोला गया। और इक्विवेलेंट एरिया इन स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के रूप में, मतलब अगर स्टील को हमें लिखना है कंक्रीट के टर्म में तो इसको लिखें एम ए एस बोला गया। क्या लिख बोला गया, एम ए एस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अब देख लीजिएगा कल को जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग होंगी एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप हमें मोटिवेट करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से आपको हम आगे लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।